हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट बात करते हैं हम रिसोर्सेज होता क्या है। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो एनीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो रिसोर्सेज वो होता है जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो नीड क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें भूख लगा हुआ है एंड देन की फ्रूट्स जो होते हैं तो हमारे नीड को फुलफिल करते हैं। तो फ्रूट्स जो हो गए एक तरीके से क्या हो गए, रिसोर्सेज हो गए। हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ तुम्हारे नीड को फुलफिल कर रहा है वो एक तरीके से रिसोर्सेज है, चाहे वो तुम्हारे कपड़े हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया, कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई करिए वो क्या है, रिसोर्सेज है। एंड देन कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी हो जिससे तुम चीज़ों को यूज़ कर पाओ। अगर मान लो इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, बट अगर तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। जैसे अब एग्जांपल ले लो, पेट्रोलियम और कोल। पेट्रोलियम और कोल जो है वो इन्वायरमेंट में हमेशा से थे, पास्ट टाइम में भी थे। बट पास्ट टाइम में क्या तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी थी कि तुम उसका यूज़ कर पाओ? तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ऑफकोर्स तुम उसका यूज़ नहीं करते थे, तो वो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज नहीं था। एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ तब तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से तुम उससे एनर्जी बनाते हो या फिर पेट्रोलियम को निकालते हो। तो अब वो तुम्हारे पास रिसोर्स, अब वो तुम्हारे लिए क्या है, वो रिसोर्सेज है। तो याद रखना टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का ये मतलब होता है कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी हो जिसके वजह से तुम किसी चीज़ का यूज़ कर पाओ और वो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज बन पाए। अब जैसे मान लो ये एग्जांपल देख लो, अभी इन्वायरमेंट में H2 and O2 वगैरह मौजूद है बहुत ज़्यादा, बट अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। एंड देन कि तुमको उसके लिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल बनना पड़ेगा, देन जाके वो तुम्हारे लिए फिर रिसोर्सेज बनेंगे। ओके, एंड थर्ड आ जाता है हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का ये मतलब होता है कि तुम उससे कुछ बेनिफिट पाओ, ना कि तुम्हारा नुकसान ही हो जाए। रिसोर्सेज तुम्हें कुछ बेनिफिट दें। जैसे मान लो कि अब गोल्ड की बात करते हो, ऐसे तो तुम्हारे लिए गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। बट मान लो कि वो गोल्ड बहुत ज़्यादा डीप अवेलेबल है थोड़ा सा ग्राम में, एंड देन कि तुमको निकालने में उसको 1 करोड़ लग गया, एंड देन कि तुमने उससे कमाया बस 1 लाख, तो वो तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो एक तरीके से वो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज नहीं है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या होता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीन्स कि वो कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट भी हो, देन वो रिसोर्सेज है तुम्हारे लिए। जैसे वाइन देखते हो, तो वाइन जैसे वेस्टर्न कल्चर के लोग तो वाइन नॉर्मली भी पीते हैं, ठंड से बचने के लिए उनके लिए ज़रूरी भी होता है। बट अगर जैसे तुम इंडिया जैसे और भी बहुत सारे जगह पे चले जाते हो, धार्मिक जगह पे चले जाते हो, तो उन लोगों के लिए वाइन टोटली बैन होता है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है। एंड देन की वही वाइन जो है वेस्टर्न कल्चर के लिए एक रिसोर्सेज है। तो अब पता चला रिसोर्सेज हम किसे बोलते हैं। तो रिसोर्सेज हम उसको बोलते हैं जो कि सेटिस्फाई करे ह्यूमन नीड को, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ये 4 चीज़ याद रखना, एंड चारों का तुमको एग्जाम्पल तो पता ही है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मीन्स कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकल फिजिबल मीन्स कि वो तुम्हें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे, एंड देन की कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स कि कल्चर के द्वारा वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इज अबाउट इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो ये किस रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो याद रखना कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद होती है एंड देन की जब वो कन्वर्ट होती है कि रिसोर्सेज के रूप में, तो ये चारों फैक्टर जो है वो काम करते हैं। ये चारों फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और जिनके कारण रिसोर्स जो है वो क्रिएट होता है एंड देन की डेवलप्ड होता है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा ह्यूमन, जो कि एक सेंटर होता है जो इंटरेक्ट करता है नेचर से, एंड देन कि वो अपना नीड सेटिस्फाई करता है, एंड देन टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसको यूज़ करता है। थर्ड आ जाता है हमारा इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, लाइक तुम्हारा बैंक हो गया, स्कूल हो गया। तो ये इंस्टीट्यूशन जो होता है ना वो एक तरीके से इस चीज़ को
रेगुलेट करता है, मैनेज करता है एंड लॉ एंड ऑर्डर बनाता है। जैसे मान लो नेचर में तुम्हारा कोल वगैरह हो गया मौजूद है, उससे ह्यूमन ने अपने फ्यूल एंड एनर्जी नीड को टेक्नोलॉजी के मदद से क्या किया, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ किया। एंड देन इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर बनाता है। तो ये चारों फैक्टर जो होते हैं ना, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं एंड देन रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। तो सिंपल याद रखना कि जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, तो वो एक रिसोर्सेज के रूप में तब कन्वर्ट होती है जब ये चारों फैक्टर्स काम करते हैं। ये चार फैक्टर जो होते हैं वो रिसोर्सेज के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसा हमने ऊपर बात करा कि ये चार फैक्टर काम करते हैं। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं होता नेचर में। नेचर अलोन डज नॉट क्रिएट रिसोर्सेज। मतलब नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है ना, बट सब चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होती है। लाइक रिसोर्सेज को बनाना पड़ता है। तो जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें डॉर्मेट फॉर्म में होती है, तो फर्स्ट क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है ना, उस चीज़ से इंटरेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लो कोयला जो है वो बहुत टाइम से मौजूद है, तो फर्स्ट क्या हुआ कि मतलब ह्यूमन नीड क्या था, ह्यूमन नीड था कि फ्यूल चाहिए एंड देन की एनर्जी चाहिए, तो उसने आइडेंटिफाई किया, फिर उस चीज़ को डिस्कवर किया, फिर उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि हाँ इसके मदद से हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। एंड देन फिर आया उसका मैनेजमेंट, और फिर हमने यूज़ किया रिसोर्सेज को। तो याद करना, पहले याद रखना कि रिसोर्सेज क्रिएट होने में कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं, एंड देन कि एक रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ में लाते हैं। मीन्स कि हर चीज़ जो इन्वायरमेंट में होती है वो रिसोर्सेज नहीं होती है। इस मतलब नेचर जो होता है वो अलोन क्रिएट नहीं करता है रिसोर्सेज। ह्यूमन जो होता है वो उस चीज़ को डिस्कवर करता है, टेक्नोलॉजीज की मदद से उसको यूज़ करते हैं एंड देन फिर उसको मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने देख लिया रिसोर्सेज क्या होता है एंड देन कि वो क्रिएट कैसे होता है। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, कि किस किस बेसिस पे जो है रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से तुमको पता ही चल रहा है like कि कहाँ से इसको गेट किया है, कहाँ से इस रिसोर्सेज को हमने पाया है। तो उसके बेसिस पे आ जाता है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक वो होता है, याद रखना, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग। तो तुमने जो रिसोर्सेज लिविंग थिंग से गेट किए उसको हम बोलते हैं बायोटिक। तो लिविंग थिंग्स तुम्हारे क्या क्या होते हैं, ह्यूमन हो गए, या फिर पेड़ पौधे हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए। तो पेड़ पौधे तुमको फूड वगैरह देते हैं, तो वो एक तरीके से हो जाता है बायोटिक। और ए बायोटिक रिसोर्सेज की बात करोगे तो ये किससे फॉर्म होता है, कहाँ से गेट करते हो तुम इसको, तो नॉन लिविंग थिंग। सिंपल याद करना, बायोटिक इज लिविंग, ए बायोटिक इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, तो जैसे वाइंड हो गया, सोलर हो गया, ये सारे जो रिसोर्सेज है ना, ये नॉन लिविंग से गेट किए हैं, तो ये आ जाता है ए बायोटिक में। सेकेंड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसका ये मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज है ना वो कितनी जल्दी रिस्टोर हो जाता है, कितना टाइम लगाता है फिर से दोबारा बनने में। तो इस बेसिस पे इसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया है। तो रिन्यूएबल याद रखना कि बहुत जल्दी ही रिस्टोर हो जाता है, अगर तुम उसको ख़त्म भी कर दो तो कुछ दिन बाद तुम उसको पालोगे। बट नॉन रिन्यूएबल वो होता है ना जिसको पाने में इतने साल लग जाते हैं ना कि वो मान लो कि एक तरीके से तुम्हारे लिए हमेशा के लिए ख़त्म ही हो गया है। तो नॉन रिन्यूएबल को बोल सकते हो कि लिमिटेड, इसको पाने में 300 साल तक लग जाते हैं। और रिन्यूएबल जो हो गया वो तुम उसको तुरंत गेट कर सकते हो, वो रिस्टोर हो जाता है, या फिर कंटिन्यू जो है वो फ्लो होते रहता है। जैसे सोलर हो गया, वाइंड हो गया, ठीक है, वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तुरंत रिस्टोर हो जाएगा, या फिर वो ख़त्म ही नहीं होता, एक तरीके से बोल सकते हो कंटिन्यू मिलते रहता है। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो भी तुरंत रिस्टोर हो जाता है। अगर दूसरा पौधा तैयार में कितना साल लगता है, मतलब 2 साल में तो तुम्हारा न्यू पौधा तैयार हो जाता है।
बट नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो उसमें आ जाता है तुम्हारा कोयला। अब कोयला को तुमने एक बार ख़त्म कर दिया तो उसको दोबारा से बनने में कितना साल लगेगा, 300 साल। तो मतलब सोचो कि एक तरीके से वो ख़त्म हो गया, तो तुम्हारे लिए तो ख़त्म ही हो गया, पता नहीं किस जनरेशन को वो मिल पाएगा। तो याद रखना कि रिन्यूएबल जो होता है वो तुरंत रिप्लेस हो जाता है, तुरंत हमें वो मिल जाता है, रिस्टोर हो जाता है। और नॉन रिन्यूएबल जो होता है जिसके बनने में बहुत साल लगते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स कि किसका अधिकार है उस पर। तो इंडिविजुअल आते हैं, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल से तो तुमको पता ही चल रहा है, इट्स लाइक कि किसी इंसान, किसी एक इंसान का उस पर हक होना, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई और आके नहीं बोल सकता कि उसका ये वो उसका यूज़ कर सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा घर, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, उस पर किसी कम्युनिटी का हक नहीं है, या फिर बाहर से कोई आके नहीं बोल सकता कि इसका यूज़ उसको करना है। एक तरीके से इंडिविजुअल मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकेंड आ जाता है कम्युनिटी, मीन्स कि वहाँ के सारे कम्युनिटी के लोग जो है वो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स एक इंसान नहीं बोल सकता कि ये मेरा है। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, रोड वगैरह हो गया, तो उसको पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, किसी एक इंसान का नहीं है, तो उसको हम रखेंगे कम्युनिटी वाले हिस्से में। थर्ड आ जाता है नेशनल। नेशनल का मतलब कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर जो भी चीज़ें है ना, उस नेशन के कंट्रोल में। जैसे मान लो इंडिया, तो इंडिया के जितना भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो इंडिया ही यूज़ करेगा। कोई बाहर का कंट्री आके नहीं बोलेगा कि इसको मेरे को यूज़ करना है। तो वो एक तरीके से नेशनल रिसोर्सेज हो गया, हमारी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज, वो हमारा नेशन का उस पर हक है। एंड फोर्थ आ जाता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है ना, किसी भी कंट्री का हक नहीं होता है, लाइक वो सबके लिए होता है, तो उसको हम इंटरनेशनल कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लो ओशियन है, डीप ओशियन है, तो डीप ओशियन तो किसी का नहीं है ना, तो सबका उस पर एक तरीके से हक होना चाहिए। तो अगर सबका हक के लिए तो एक इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए ना, जो कि उस चीज़ को रेगुलेट कर पाए, नहीं तो सब तो खुद ही में फाइट करेगा। रिसोर्सेज इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलेगा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो उसके लिए ना इंटरनेशनल बॉडीज होती है ये सारी चीज़ों के लिए। जैसे स्पेस हो गया, उसमें किसी पार्टिकुलर नेशन का हक नहीं है, किसी पार्टिकुलर इंसान का हक नहीं है, सबका हक है। तो वो इंटरनेशनल लॉ से जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। लास्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की कितना डेवलप्ड हो चुका है, तुम्हारे पास कितना वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इसके बेसिस पे आता है हमारा पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल की बात करें तो एक तरीके से बोल सकते हो कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी तो है, बट फुल्ली अभी तुमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, अभी जैसे नवी नवी तुमने उसके बारे में जाना है, ऐसा बोल सकते हो। जैसे मान लो सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, तो अभी हमने टेक्नोलॉजी तो कुछ गेट कर ली है, उसका यूज़ तो हम कर रहे हैं, बट एक तरीके से फुल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो डेवलप नहीं हुआ। एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी हम और उसका यूज़ कर सकते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो गैप है, तो उसको क्या बोलोगे, पोटेंशियल। सेकेंड आ जाता है हमारा डेवलप। डेवलप में क्या हो गया, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी है प्रॉपर, तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रखा है, तुमने उसकी क्वांटिटी का भी पता लगा लिया, क्वालिटी का भी पता लगा लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलप। जैसे कोयला को देख लो, कोयला का तो सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजी भी है, और हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, अब हम उसको सस्ते में निकाल पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ पता है, तो वो आ जाता है हमारा डेवलप्ड वाले कैटेगरी में। फोर्थ बात करते हैं हम स्टॉक। स्टॉक वो वही बात हो गया ना कि ये है हमारे पास, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, तो बस ये स्टॉक में है, मे भी शायद फ्यूचर में इसकी टेक्नोलॉजी हो जाए तो हम इसको यूज़ कर पाएँ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये है तो, बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो शायद फ्यूचर जनरेशन इसको यूज़ कर पाए, तो वो चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉक। मीन्स कि जैसे एग्जांपल ले लो, कोयला जो था या फिर पेट्रोलियम जो था, पहले वो स्टॉक के रूप में ही था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसका कोई यूज़ नहीं कर पाता था। बट वो अभी क्या अभी वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, तो वो डेवलप में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टॉक, जिसका अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन द फ्यूचर कि तुम उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। एंड लास्ट आ जाता है हमारा रिजर्व।
तो रिजर्व की बात करें ना, तो तुम उसको रिजर्व रख रहे हो फ्यूचर जनरेशन के लिए। तुम्हारे पास मतलब उसकी टेक्नोलॉजी भी है, बट ठीक है, पूरा ख़त्म ही नहीं कर देना है रिजर्व, कि हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाएँ। जैसे मान लो डैम वगैरह तुम देखते हो ना, उसमें पानी वगैरह लोग रिजर्व रखते हैं कि ठीक है, अगर बारिश नहीं हुआ तो उसका हम यूज़ कर लेंगे। तो उस तरीके से रिजर्व रखना, तो वो रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है जो हम इन्वायरमेंट से पाते हैं, एंड ह्यूमन ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज होता है, क्योंकि उसके पास स्किल होती है, एंड देन की वो स्किल से बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, जिससे कि हम रिसोर्सेज का यूज़ कर पाते हैं। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाते हैं या फिर कंटिन्यू फ्लो होते हैं। एंड देन नॉन रिन्यूएबल की बात करें, तो नॉन रिन्यूएबल जो होता है जिसके बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक 300 ईयर। तो एक बार ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा तुम बहुत बहुत सालों तक नहीं पा सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और जिसको तुम तुरंत, जो तुरंत बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जो कंटिन्यूअस और फ्लो, एंड सेकंड बायोलॉजिकल। तो कंटिन्यूअस और फ्लो का क्या मतलब कि ये कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं, जैसे कि वाइंड हो गया। और बायोलॉजिकल की बात करें, तो बायोलॉजिकल वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम लिविंग थिंग्स से पाते हैं। तो बायोलॉजिकल वैसे ही पता चल रहा है, बायोलॉजी मीन्स की लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्सेज पाया। और बायोलॉजिकल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आ जाता है तुम्हारा फॉरेस्ट वाला, एंड सेकेंड वाइल्ड लाइफ। सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा, नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमने क्या पढ़ा, किसको बोलते हैं, रिमेंबर रिमेंबर। तो नॉन रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जिसको बनने में बहुत साल लग जाता है, एंड देन की अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो फिर बहुत टाइम तक हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड होता है। एंड देन इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक रिसाइकेबल मीन्स कि चलो लिमिटेड है तो एक तरीके से हम इसका रिसाइकल कर सकते हैं, एंड दूसरा क्या आ जाता है, नॉन रिसाइकेबल। तो रिसाइकेबल में क्या आ जाता है तुम्हारा, मेटल। जैसे रिसाइकेबल में क्या होता है ना कि बस उसका फिजिकल चेंज होता है, जैसे मेटल हो गया, तो मेटल का तुम कार में यूज़ करते हो, फिर तुम उस कार से निकाल, अगर मान लो कार खराब हो गया तो उस कार से निकाल के फिर किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं रिसाइकेबल। एंड सेकेंड जो होता है नॉन रिसाइकेबल, इसमें क्या होता है कि ये जो रिसोर्स है ना वो केमिकली चेंज हो जाता है। अगर वो एक बार केमिकली चेंज हो गया तो तुम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, एक बार तुमने पेट्रोल यूज़ कर लिया तो तुम उसको दोबारा स्टोर, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से आ जाता है नॉन रिसाइकेबल। और जिसका यूज़ कर सकते हो वो रिसाइकेबल। सेकंड क्या था हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हो जाता है इंस्टीट्यूशन, एंड सेकंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बैंक हो गया, फिर से तुम्हारा बैंक हो गया, स्कूल हो गया, तो ये कॉलेज हो गया, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, तो ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे स्कूल हो गया ना, वो एक तरीके से हमारे स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा ही डेवलप करते हैं। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे बैंक फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, एंड देन की गवर्नमेंट जो होता है लॉ एंड रेगुलेशन बनाना जैसे काम करता है। और सेकंड क्या होता है हमारा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि नंबर, जैसे तुम पॉपुलेशन देखते हो ना, तो उस तरीके से बोला गया है क्वांटिटी। और क्वालिटी का मतलब होता है कि स्किल्स, जैसे मान लो कि पॉपुलेशन में 100 वर्कर है, एंड देन स्किल में क्या हो जाएगी, वो जो 100 है उसके अंदर एक पार्टिकुलर स्किल है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी में आ जाता है स्किल वगैरह, और क्वांटिटी मीन्स नंबर, पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे कि लोग रिसोर्सेज का कैसे वेस्टफुल यूज़ करते हैं, एंड देन की जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है। तो जैसे हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो होता है वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, बट ह्यूमन बिना कुछ सोचे समझे, अगर उनके पास वो चीज़ अवेलेबल है तो वो ये नहीं सोचते कि वो चीज़ ख़त्म भी हो सकती है, एंड देन उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जिसके कारण
अभी देखोगे तो इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक रीनेबल होते हैं कि ठीक है चलो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे हैं, एक जो होते हैं वो नॉन रीनेबल होते हैं जो कि अगर एक बार ख़त्म हो गए तो उनके बनने में 300 ईयर लगते हैं। अगर इस तरीके से लोग उसका वेस्टफुल यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा एंड देन की फिर वो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और जैसे रिन्यूएबल में भी हमने पढ़ा था कि अगर रिन्यूएबल में भी जैसे मान लो कि तुम्हारा फॉरेस्ट वगैरह हो गया है, वाटर है, अगर तुम उसका इम्बैलेंस तरीके से यूज़ करते हो तो एक तरीके से उसका भी शॉर्टेज हो सकता है एंड देन कि उसके इम्बैलेंस यूज़ करने से इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इस तरीके से वेस्टफुल तरीके से रिसोर्सेज के यूज़ करने की वजह से। तो तो फर्स्ट आ जाता है हमारा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे मान लो तमिल वाले एरिया में देख लो, दिल्ली वाले एरिया में देख लो, तो यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो इन लोगों ने यहाँ पे शायद वाटर का बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ हुआ होगा वेस्टफुल तरीके से, जिसके कारण यहाँ पे वाटर का शॉर्टेज देखने को मिलता है। अब जैसे मान लो हम पंजाब का ही बात करें तो पंजाब जो है वो फार्मिंग के लिए ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जितना ज़रूरत नहीं भी होता है उससे ज़्यादा वो यूज़ करता है। तो वो एक तरीके से वेस्टफुल यूज़ हो गया और जिसके कारण क्या होगा कि ग्राउंड वाटर धीरे 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 नीचे चला जाता जाएगा और उसके वजह से क्रिएट होगी वाटर शॉर्टेज। सेकेंड क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की कमी होगी तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि उस पे जो है कुछ लोग अपना तो हक जमा लेंगे, लेकिन एक जो मान लो कि कम्युनिटी है तो वो तो उस चीज़ से दूर रह जाएगी। जैसे मान लो एक विलेज है और कोई रिच फार्मर है, तो वहाँ के वो मान लो कि आधा से ज़्यादा मान लो 5 एकड़ है, तो उसने मान लो 3 एकड़ पे कब्जा कर लिया, तो बाकी जो लोग हैं उनको तो बस 2 एकड़ ही मिल पाएगा ना। तो इस तरीके से एक गैप क्रिएट होगा कि वो उस चीज़ रिसोर्सेज का बहुत कम यूज़ कर पाएंगे और एक पार्टिकुलर जो ग्रुप है वो उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ कर पाएगा। जैसे मान लो कि फॉरेस्ट हो गया तो कोई कंपनी जो है वो ट्रीज़ वगैरह काटती है इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में, तो वो उस फॉरेस्ट पे अगर कब्जा कर लेगी तो वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल लोग हैं जिनका लाइवलीहुड उस ट्री से चलता है, उसके जो चीज़ें वो गेट करते हैं उसको बेच के, तो फिर वो उस चीज़ से आइसोलेट हो जाएंगे क्योंकि कोई कंपनी उस पर कब्जा कर लेगी। इस तरीके से एक गैप क्रिएट होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एंड देन थर्ड आ जाता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब जैसे अभी हम देखते हैं कि हीट वेव इतना ज़्यादा डिग्री जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसकी वजह से एक तरीके से क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर मान लो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो जो फार्मर्स के क्रॉप है वो ख़राब होंगे, कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो इतनी ज़्यादा हीट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी क्रिएट होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम इसका इतना ज़्यादा वेस्टफुल तरीके से यूज़ ना करें एंड देन कि उसके बदले अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्लान वे में यूज़ करें, जितना ज़्यादा ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। तो उससे रिलेटेड वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलते हैं कि तुम भी उस चीज़ को अपनी नीड को सेटिस्फाई करो रिसोर्सेज से, बट उस वे में कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बच सके, ठीक है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मान लो जैसे अभी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हम अपना आधा जो है एनर्जी की कमी को वो सोलर से फुलफिल करें, ना कि पूरा की पूरा डिपेंड रहे फॉसल फ्यूल्स पे। और फिर सेकेंड आ जाता है मान लो कि जैसे हम ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, तो फर्स्ट ये कम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, वाटर हार्वेस्ट करें, जो रेन वाटर है उस चीज़ को कंजर्व करें और फार्मिंग जो है उस चीज़ से करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्या है कि sustainable development is development that meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग। जैसा हमने पहले पढ़ा कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अगर हम ऐसे वेस्टफुल यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि रिसोर्सेज जैसे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं एंड देन कि वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट वो पार्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि कोयला हो गया तो वो झारखंड में पाया जाता है, तो क्या बस झारखंड के लोग ही उस चीज़ का यूज़ करेंगे या फिर पूरे नेशन को उसका बेनिफिट देना चाहिए। एंड देन कि जैसे मान लो कि हमारा अरुणाचल वाला एरिया हो गया, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। एंड देन कि जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे सोलर बहुत मात्रा में अवेलेबल है। तो इस तरीके से क्या है, रिसोर्सेज तो इंडिया में बहुत सारा है एंड देन कि वो अलग अलग जगह पे मौजूद है। तो उस चीज़ को प्लान करना एंड देन कि प्रॉपर उस चीज़ से सारे नेशन को फ़ायदा हो सके, उस चीज़ को प्लान करना। तो 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। फर्स्ट क्या आ जाता है हमारा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लेते हैं कोयला जो हो गया, कोयला तो महाराष्ट्र में भी है एंड देन कि फिर उड़ीसा में भी है। तो उस चीज़ को एक तरीके से मैप करना कि कहाँ पे कितना कोयला है, किस क्वांटिटी में है, उसकी क्वालिटी क्या है, इस चीज़ को प्रॉपर एक तरीके से मैप बनाना, आइडेंटिफाई करना। फिर आ जाता है सेकेंड हमारा इंस्टीट्यूशन सेटअप। तो इंस्टीट्यूशन जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो हो गया एक तरीके से तुम्हारा रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे कुछ लोग, उसका वही वेस्टफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर उस पे अपना अधिकार जमाना, किसी और को उस चीज़ में घुसने ना देना एंड देन की मन माने तरीके से यूज़ करना। तो इंस्टीट्यूशन जो होगा वो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, जिससे क्या होगा कि एक सही क्वांटिटी में सही तरीके से तुम यूज़फुल तरीके से उसका यूज़ कर पाओ। एंड देन थर्ड आ जाता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन में क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन में ये होता है कि जो तुम्हारा रिसोर्सेज है ना उसको प्रॉपर एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ना, जिसमें कि पूरी कंट्री का फ़ायदा हो सके। जैसे मान लो कि कोयला पाया जाता है झारखंड में, बट अब एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए। तो फिर क्या करेगा कि उसको जोड़ना, कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करके पूरे कंट्री में, जैसे मुंबई भी हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, सारे जगह पे पहुँचाना। तो वैसे बोल सकते हो कि रिसोर्सेज जो हो गया उसका क्या करना, इंटीग्रेशन करना, एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सब तक पहुँचाना। फिर आ जाता है हमारा रिसोर्सेज वर्सेस डेवलपमेंट। तो ये क्या है रिसोर्सेज वर्सेस डेवलपमेंट, तो देखो क्या होता है ना कि सिर्फ रिसोर्सेज होने से ना तुम उस चीज़ का यूज़ नहीं कर लेते हो। देखो कहीं कहीं जहाँ पे झारखंड वाला जैसे एरिया हो गया, वहाँ पे रिसोर्सेज कोयला तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। बट कोई कोई रीज़न जो होते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी वो डेवलप्ड होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ह्यूमन क्वालिटी होना चाहिए कि वो उस चीज़ को डेवलप कर पाए। एंड देन कि तुम उस रिसोर्सेज से फिर गेट करो और फिर तुम्हारे नेशन का डेवलपमेंट हो। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी, हमने जैसे पढ़ा था कि पहले भी कोयला था, बट हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम उससे बिजली नहीं बना पाते थे। तो वही बात है, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो अभी भी बहुत सारे एरिया हो गए, ट्राइबल एरिया हो गए, वहाँ पे मान लो अगर रिसोर्सेज है भी, डीप डाउन पेट्रोलियम प्रेजेंट है भी, तो क्या उस चीज़ को निकाल पाएंगे, क्या उसको वो यूज़ कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, वो उनके लिए रिसोर्सेज हैं ही नहीं, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना कि रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ज़रूरी है। तो यही होता था हिस्ट्री में भी कि रिसोर्सेज वाला जो एरिया था ना वो फॉरेनर लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज़ का नॉलेज था, और जब वो पाते थे कि वहाँ पे वो रिसोर्सेज है, तो फिर वो आते थे एंड देन की उस जगह को कॉलोनाइज करते थे और उसके रॉ मटेरियल को यूज़ करते थे। बट वहाँ के लोग जहाँ वो वहाँ रहते थे उनको ही नहीं पता था कि इस चीज़ का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड आ जाता है इंस्टीट्यूशनल चेंज।
तो इंस्टीट्यूशनल हेल्प भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना। अब मान लो जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है, तो फिर वहाँ पे अगर उस वाटर के धार से मान लो तुमको बिजली बनाना है, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जो होगा वो वहाँ पे उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करेगा, तो वो चीज़ें ज़्यादातर डेवलप्ड हो पाएगी। एंड फोर्थ आ जाता है ह्यूमन क्वालिटी। ह्यूमन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो हमने पढ़ा था, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, जिससे वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज को डेवलप करने में। तो हमने देखा कि सिर्फ मेरे रिसोर्सेज होने से कोई बेनिफिट नहीं है, उस रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फिर से इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन क्वालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें बात करता है कि हमें रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा हो सके कंजर्व करना चाहिए, उसका वेस्टफुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारा जो जीवन होता है वो रिसोर्सेज में ही निर्भर होता है। अगर हम इसका इतना ज़्यादा वेस्टफुल यूज़ करेंगे तो फिर हम रिसोर्सेज कहाँ से गेट करेंगे, जैसे फूड हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सारी चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन की अगर हम अभी देखें कि वाटर का शॉर्टेज चल रहा है, तमिलनाडु जैसे एरिया में तो काफ़ी नीचे फीट तक जो है वाटर नीचे चला गया है। पंजाब जैसे एरिया में जो इतना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बोलता है कि रिसोर्सेज जो है हमें कंजर्व करना चाहिए, जिससे कि हम उसको आने वाली पीढ़ी तक के लिए भी बचा सकें। जैसे मान लो कि अगर कोई फैक्ट्री है वो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कट करती है, तो उनका ये भी जिम्मेदारी होता है कि वो उस जगह उस पौधे को दूसरी जगह पे लगाएं। एंड देन कि मान लो जैसे रेन होता है, तो रेन का काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे कि हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकें, एंड देन उसके ज़रिए क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम वेस्ट जो होता है रिसोर्सेज को उसको रोक सकते हैं, एंड देन की रिसोर्सेज का यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं, एंड देन की उसको जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे वो डिप्लीट हो रहा है तो उसको डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।